Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about the current affairs of March week 3. आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्च वीक 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए वो भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। और प्रीवियस चीजों को मैं बार बार रिलेट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ ताकि प्रीवियस वाला भूल ना जाए, ताकि ऐसा ना हो कि पिछले वाला हम छोड़ते जाए, नए वाला पढ़ते जाए। तो हर एक चीज को रिवाइज करते हुए हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से आपको देखना है। प्रीवियस वीडियोस भी एक बार जरूर विजिट करके आए ताकि बेस आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले न्यूज के साथ। और मार्च वीक 3 का फर्स्ट न्यूज आता है आपके सामने ये, द राष्ट्रपति भवन होस्टेड द पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट तो पता ही होगा, पर्पल इज एसोसिएटेड विद द दिव्यांगजन, दिव्यांगों से रिलेट करता है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से रिलेट करता है। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू संथाल ट्राइब से रिलेट करती हैं, ओडिशा की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। ठीक है, हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एम्फेसाइज करने के लिए सबका इक्वल रोल, इंडिया को जो डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक, उसमें इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में ये पर्पल फेस्ट का इवेंट होस्ट किया गया है। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो पर्पल फेस्ट याद रखिएगा। पर्पल फेस्ट किससे रिलेट करता है? आपका आंसर होना चाहिए दिव्यांगजनों से। पर्पल फेस्ट हुआ कहां पर? अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। तो अब बात किसकी चल रही है? दिव्यांगजनों की। दिव्यांगजनों की बात चल रही है। अब उसी से रिलेट करते हुए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनो। आप लोगों ने सारे नोट्स देखे हुए हैं? सभी ने देखे हुए हैं सर। अब ये बताओ कि यहां पर आप लोगों ने ये लाइंस देखी हैं हर एक नोट पे, ये पता है किसके लिए होती हैं? दिव्यांगजनों के लिए होती हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो अपनी उंगलियों से, फिंगर से अपने टच करके विद द हेल्प ऑफ दैट लाइंस दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज ये करेंसी कौन सी है, ये करेंसी कौन सी। अगर आप भी अपनी आईज क्लोज करके इन साइडों में टच करोगे तो ये ब्रेल में होती है। ब्रेल मतलब अपनी सरफेस से उठी हुई लाइंस है, ध्यान से देखना कभी, ये अपनी सरफेस से उठी हुई लाइंस है। तो उठी हुई लाइंस है, बहुत ही ऐसे आराम से टच करके देखना, आईज क्लोज करके। अगर वैसे फील ना हो तो अपने नेल से देखना, आप लोगों को इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा ये सरफेस से उठी हुई लाइंस है। तो 100 के नोट पर 4 होती हैं, 500 के नोट पर 5 लाइंस होती हैं, 2000 के नोट पर 7 लाइंस होती थी और 200 के नोट पर 4 लाइंस के साथ आपको 2 डॉट भी मिलते हैं, जिससे एक ब्लाइंड पर्सन, एक दिव्यांग पर्सन इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो नोट कौन सा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर 50 पे भी होती है? 50 पे ऐसी लाइंस नहीं होती हैं, बट उसकी डायमेंशन और बाकी सिक्योरिटी फीचर से पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तो 100 पे 4 होती है, 500 पे 5 होती है, 2000 पे 7 होती थी और 200 पे 4 लाइंस के साथ 2 डॉट होते हैं जो ब्रेल में होते हैं। ये दिव्यांगों की बात चल रही थी उनके लिए। ठीक है, तो ये पता चल गया पर्पल फेस्ट दिव्यांगों के लिए, और ये नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे अगले न्यूज के साथ। अगला न्यूज क्या आता है? सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने इनोग्रेट किया रीनेमिंग ऑफ तूतीकोरिन एयरपोर्ट। जो तूतीकोरिन एयरपोर्ट है उसका रीनेम कर दिया गया और क्या रख दिया गया? ठूठुकुडी एयरपोर्ट रख दिया गया तमिलनाडु के ठूठुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एयरपोर्ट, ठूठुकुडी एयरपोर्ट, जिसका पहला नाम तूतीकोरिन एयरपोर्ट था, जिसका रीनेम करते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। पहले तो याद रखना है सिविल एविएशन मंत्री कौन है? सर सिविल एविएशन मंत्री जो हैं वो हमारे राम मोहन नायडू हैं। सिविल एविएशन मंत्री ने अभी थोड़े साल पहले हमारे देश में रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, लोकल एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए एक नॉमिनल फेयर के लिए स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था उड़ान योजना। क्या नाम था? उड़ान योजना। उड़ान की फुल फॉर्म भी है सर, बिल्कुल, उड़े देश का आम नागरिक। क्या फुल फॉर्म है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान योजना अभी कुछ साल पहले शुरू की गई थी, आज तक भी चल रही है, फेमस है, इसका नया वर्जन भी लेकर आए हैं।
ठीक है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। उड़ान का नया वर्जन भी आ चुका है, उड़ान शायद 2.0 है। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये पता चल गया सिविल एविएशन मिनिस्टर की है, मिनिस्ट्री की है। सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी कौन है? राम मोहन नायडू हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में रीनेम किया तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नाम टूटुकुडी एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि वो कह रहे हैं कॉलोनियल ईरा से चलता आ रहा था ये तूतीकोरिन, तो अब वो नहीं, अब यहाँ पर अपना इनका तमिल नाम रखेंगे, तो इन्होंने टूटुकुडी नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलो बात कौन से स्टेट की चल रही है सर? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के बारे में प्रीवियस न्यूज़ क्या क्या चल रहे थे जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं? याद करो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। सर एक तो तमिलनाडु को नेशनल अवार्ड मिला है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद सर तमिलनाडु के अंदर सुप्रिया साहू हैं एक, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन का, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है सर। उसके साथ साथ अभी हाल ही में FIH, जो FIH का मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? चेन्नई और मदुरई के अंदर तमिलनाडु में। उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर, ये भी कहां पर हुआ है? ये भी तमिलनाडु के अंदर हुआ है। साथ साथ तमिलनाडु के चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में पहली पोर्ट अथॉरिटी ऐसी बनी है जिन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी ने। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो तमिलनाडु का ये साबूदाना है जिसको कनाडा एक्सपोर्ट किया गया है, तमिलनाडु का GI टैग मिला हुआ सालेम सागो जो साबूदाना है, जो व्रत में खाते हैं, वही साबूदाना जिसको GI टैग मिला है, वो अभी हाल ही में कहां पर एक्सपोर्ट हुआ है? कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ है। ये सारी बातें किसकी थी? तमिलनाडु। तो दोबारा सबसे पहला, तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नाम टूटुकुडी रख दिया। तमिलनाडु को नेशनल अवार्ड मिला है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। तमिलनाडु के अंदर मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ। तमिलनाडु के अंदर इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर हुआ। और एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा तमिलनाडु के अंदर चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उसके साथ तमिलनाडु का सालेम साबूदाना अभी कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ है, जिसको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग पता है ना? ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को तमिलनाडु के बारे में याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 तो थी पुराने न्यूज़, ये तो सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए बताया, सिर्फ नया एक ही था ये। ठीक है, इसलिए बार बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आप लोग भूले ना। ओके, चलो अब आ गई फिर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात। तो यहां पर इंडियन नेवी की अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है सी ड्रैगन। क्या नाम है? सी ड्रैगन। अब आप पूछोगे सर कौन से देश के साथ होती है? ऐसा कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, इसके अंदर पार्टिसिपेट USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया, सारी कंट्री ये पार्टिसिपेट करती है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये सारी कंट्री जिनके नाम आपको दिख रहे हैं, ये सारी कंट्री इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, 5 देश मिलकर इस नेवल एक्सरसाइज को करते हैं जिसका नाम क्या है? सी ड्रैगन। क्या नाम है? सी ड्रैगन, जो अभी हाल ही में कहां पर हुई? USA की नेवी ने इसको होस्ट किया। USA ने इसको होस्ट किया है, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी ड्रैगन। बाकी जो मैं बताता हूं ना, कई तो वो तो बायलैटरल होती हैं, 2 देशों वाली, ये मल्टीलेटरल है जिसमें बहुत सारे देश आए हैं। सी ड्रैगन। ऐसे ही मैंने एक मल्टीलेटरल आपको बता रखी है, मालाबार, याद है ना? मालाबार। इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये भी आपको पता है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी मल्टीलेटरल है। मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड भी तो एक ग्रुप है ना 4 देशों का, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का क्वाड कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? आपका आंसर क्या होगा? मालाबार एक्सरसाइज। और अभी हाल ही में सी ड्रैगन कौन से कंट्रीज के बीच होती है? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के बीच होती है। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज भी पता चल गया। चल रहा ना पता? आराम से इसलिए बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़िएगा।
अगला न्यूज आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द अडॉप्टिव मदर आर एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव इररिस्पेक्टिव ऑफ द चाइल्ड एज। वो कहता है कि अडॉप्टिव मदर को भी चाइल्ड केयर, अडॉप्टिव मदर को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। ठीक है, अडॉप्टिव मदर को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी, लेकिन कितने वीक की मिलेगी? इनको मिलेगी 12 वीक की। ठीक है, 12 वीक की, 3 महीने की अडॉप्टिव मदर को भी। पहले तो वैसे जो मदर जन्म देती थी उस मदर को 6 महीने की मैटरनिटी मिलती थी। तो अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर कुछ चेंज करते हुए लेकर आए, जिसमें ये कहा कि अडॉप्टिव मदर को भी 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी बच्चा संभालने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करेगा बच्चे की एज पे कि बच्चा कौन सी एज में, ठीक है, अडॉप्ट किया जा रहा है। अब बड़ा बच्चा अडॉप्ट करोगे तो फिर मैटरनिटी का क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो छोटा बच्चा अडॉप्ट करने पर 12 वीक की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ये नया अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया है। ठीक है, छोटा सा था, पॉइंट आपको पता चल गया। आगे, द हिल एरिया अराउंड द हिस्टोरिक कलिंजर फोर्ट, कलिंजर फोर्ट जो बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर पड़ता है, कलिंजर फोर्ट, कलिंजार फोर्ट, ठीक है, जो कलिंजार फोर्ट है इसके आसपास का जो एरिया है, हिल एरिया है, उसको अभी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल जियो हेरिटेज साइट। क्या डिक्लेयर किया गया है? नेशनल जियो हेरिटेज साइट अभी हाल ही में उसे डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, किसने डिक्लेयर किया? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कलिंजर फोर्ट है उसके आसपास का जो हिल एरिया है उसको क्या डिक्लेयर किया है? नेशनल जियो हेरिटेज साइट, नेशनल जियो हेरिटेज साइट, नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ठीक है, समझ गए? ओके, बात किसकी चल रही है? सर यूपी, हमारा प्यारा यूपी। अब यूपी की बात चल रही है तो यूपी के बारे में भी आने वाले सारे रिवाइज करवा दूं। चलो भाई देखो, पहला, यूपी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। वर्ल्ड बैंक $299.66 मिलियन की हेल्प कर रहा है यूपी को। किस लिए? क्लीन एयर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए। तो क्लीन एयर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए मतलब एयर पॉल्यूशन को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और हमारे यूपी में जॉब्स प्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। किसको? यूपी को। वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है किसको? यूपी को पैसा दे रहा है। ठीक है, पता चल गया। सर वर्ल्ड बैंक वही है ना जो आईएमएफ का भाई है, दोनों को ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। बिल्कुल, दोनों को ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहते हैं क्योंकि वहां पर ये पैदा हुए थे। ये स्टोरी मैंने बताई थी आपको प्रीवियस क्लासेस में। और दोनों का हेडक्वार्टर यूएसए की कैपिटल में है, और यूएसए की कैपिटल तो हम सभी को पता है सर, वॉशिंगटन डीसी। और डीसी की फुल फॉर्म भी आपने बताई थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या था? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, एक तो यूपी के बारे में ये हो गया। अगला सर, यूपी का फाउंडेशन डे 24 जनवरी को मनाया गया। 77th फाउंडेशन डे था। पहला स्टेट बना इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करने वाला यूपी। उसके बाद इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम यूपी के मथुरा में खोला गया है। उसके साथ साथ यूपी ने अभी हाल ही में मेगा प्लांटेशन ड्राइव चलाई। एक साथ 1 घंटे में 2.5 लाख के अप्रॉक्स पौधे उगाए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। चाइना के रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे पछाड़ दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है 5 6। ठीक है, ये सारा किससे रिलेटेड न्यूज़ है? यूपी से। दोबारा सुन लो, यूपी के कलिंजर फोर्ट जो है उसके आसपास के एरिया को नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। यूपी वर्ल्ड बैंक को पैसा दे रहा है $299.66 मिलियन एयर पोल्यूशन और जॉब्स क्रिएट करने के लिए। फाउंडेशन डे 24 जनवरी को मनाया गया है। उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट यूपी बना है। इंडिया का पहला नेशनल काउ हेरिटेज म्यूजियम यूपी के मथुरा में। साथ साथ अभी हाल ही में मेगा ड्राइव चलाई इन्होंने प्लांटेशन की, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 2,51,000 पौधे 2,51,000 पौधे इन्होंने लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चाइना के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है। ये 6 न्यूज यूपी के बारे में थे। ठीक है, जिसमें से 4 तो पुराने ही थे, 2 ही नए थे यूपी के बारे में। ठीक है, चलो
अगले न्यूज पर चलते हैं और अगला न्यूज हमारा आता है गुजरात के बारे में। चलो अब गुजरात में चलते हैं। गुजरात हैज मार्क्ड अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन द स्पेस रिसर्च सेक्टर। स्पेस रिसर्च सेक्टर में गुजरात ने अपना नाम चमकाया। स्पेस में वो कैसे? सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्टेट का पहला साउंडिंग रॉकेट एट धोलेरा। धोलेरा कहां पर है? गुजरात में धोलेरा के अंदर अभी हाल ही में किसी स्टेट का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ है। साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ है जो रॉकेट डेवलप किया था अहमदाबाद की एक कंपनी, एक स्टार्टअप है जिसका नाम ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने एक रॉकेट बनाया था जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और किसी स्टेट के द्वारा किया जाने वाला पहला ऐसा काम अभी हाल ही में गुजरात के अंदर हुआ है। तो याद करो, गुजरात ने अभी हाल ही में लॉन्च किया पहला साउंडिंग रॉकेट। कहाँ पर? धोलेरा में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है धोलेरा में। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? ओम स्पेस रॉकेट। क्लियर? चलो ये बात पता चल गई। कौन से स्टेट की बात चल रही है सर? गुजरात की। तो गुजरात के बारे में बाकी बता दो। ये लो भाई, गुजरात अभी हाल ही में रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में टॉप पर आया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे ज़्यादा 16.5% अप्रोक्सीमेटली सिर्फ गुजरात के पास है रीन्यूएबल एनर्जी में। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम ई रुपीज़ है, ई रुपीज़ को PDS सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन बांटने में शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट गुजरात बना है। उसके साथ साथ वर्ल्ड का पहला फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग कहां पर होनी है? गुजरात के अहमदाबाद के अंदर होनी है नवंबर के अंदर। उसके साथ साथ अभी हाल ही में लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव किसने चलाया है? गुजरात ने चलाया है। तो 1 2 3 4 5 बातें पुरानी है, एक नई है। ठीक है, गुजरात के धोलेरा ने अभी हाल ही में किसी स्टेट का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया जिसको ओम स्पेस ने बनाया। साथ साथ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में टॉप किया गुजरात ने। पूरे इंडिया का 16.5% ओनली गुजरात दे रहा है रीन्यूएबल एनर्जी में। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम ई रुपी है, उसको शुरू किया अपने PDS सिस्टम में। ऐसा करने वाला पहला स्टेट गुजरात बना है। साइकिलिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग गुजरात के अंदर होनी है इसी साल नवंबर 2026 में अहमदाबाद में। और लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव चलाया है किसने? गुजरात में चलाया है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ किसके रिलेटेड है? गुजरात। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश ने MOU साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अपने स्टेट में डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, अरे वही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसकी नींव रखी गई थी किसके द्वारा? सर, वो जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, जिनका नाम क्या है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन, जिन्होंने NDDB की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी, जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? आनंद नाम की जगह गुजरात में। आज भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। वही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हाथ मिलाया है डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। डेयरी से रिलेटेड 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको याद रखने हैं, एक तो NDRI और दूसरा NDDB। NDRI का हेडक्वार्टर तो करनाल के अंदर है, करनाल हरियाणा में है। ठीक है, और NDDB का हेडक्वार्टर जो है वो आनंद नाम की जगह गुजरात के अंदर पड़ता है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के साथ हाथ मिलाया है। ओके, तो हिमाचल की बात चल रही है सर, हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर लगाए हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोलन और ऊना में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर अभी हाल ही में लगाए गए हैं।
साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी हाल ही में पढ़ाई विद एआई नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पढ़ाई विद एआई। तो ये तीन बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में थी। चाहे वो हिमाचल प्रदेश का एनडीडीबी के साथ एग्रीमेंट साइन करना हो, चाहे वो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर सोलन और ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगाना हो, और पढ़ाई विद एआई नाम का इनिशिएटिव चलाना हो, तो ये तीनों बातें हिमाचल प्रदेश से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, चलें अगले न्यूज की ओर। चलो, अर्जेंटीना ने भी, ये देखो अर्जेंटीना के साथ खड़ा है यूएसए। अर्जेंटीना और यूएसए इन दोनों ने नाम वापस ले लिया है डब्ल्यूएचओ से। कहते हैं भाई डब्ल्यूएचओ तो बेकार है, तूने कोविड में कोई काम नहीं किया है। कोविड में जो तुझे काम करना चाहिए था वो काम तूने नहीं किया, लोग मरते रहे, कितनों की जान तूने बचा जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बचाई, तो जिस कारण से हम अपना नाम विड्रॉ करते हैं किससे, डब्ल्यूएचओ से। पहले किया था यूएसए ने, और अब किसने कर लिया है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयरेस, ठीक है, कैपिटल है इसकी। तो याद रख लेना, अर्जेंटीना फॉर्मली विड्रॉल from the WHO on 17th of March। क्रिटिसाइज किया इन्होंने WHO हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक एज confirmed by the foreign affair minister पाब्लो। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे अर्जेंटीना के पाब्लो, जिन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम अपना नाम वापस लेते हैं। यूएसए के कदमों पर चलते हुए इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, जो अगले साल से इफेक्टिव भी हो जाएगा। इसका नाम कहीं भी डब्ल्यूएचओ में आपको नहीं दिखेगा, किसका, अर्जेंटीना का। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है, डब्ल्यूएचओ की। तो सर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ 1948 में बना था टेड्रोस अधानोम जिसके डायरेक्टर जनरल हैं, किसके, डब्ल्यूएचओ के। तो जनेवा में हेडक्वार्टर है, 48 में बना था, और टेड्रोस अधानोम इसके क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। आगे हैप्पीनेस रिपोर्ट आई। हैप्पीनेस, कौन सा देश के लोग कितने खुश हैं। और आपको पता है कि इंडिया वाले खुश हैं अपने देश से, अपने देश के रूल्स रेगुलेशन, अपने देश की पॉलिसीज, अपने देश के एनवायरनमेंट से खुश हैं? नहीं, इंडिया में तो रोना ही रोना है। ठीक है, हमारे से अच्छा रैंक पाकिस्तान वालों का है कि पाकिस्तान हमारे से फिर भी अच्छा होगा, वहाँ के लोग वहाँ से खुश हैं। लेकिन हमारे देश में तो रोना ही रोना है। जिसके पास जितना पैसा है उतना रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है, जिसके पास है, कोई भी बच्चा पैदा होते सारी, ठीक है, रोना शुरू कर देता है, मरते दम तक चलता रहता है ये तो। ठीक है, तो भाई रोना तो जिंदगी में है ही है, लेकिन खुश होकर जियो। तो जिस कारण से हमारा यहाँ पर रिपोर्ट में रैंक बहुत ही दूर जा रहा है, तो हम लोग 116वें नंबर पर हैं हैप्पीनेस के मामले में। इंडिया देख लो, वो कहते हैं कि पहले 2024 में तो हम 126वें नंबर पर थे, 25 में फिर भी 118 पे आए, लेकिन आज की डेट में इंडिया 116वें नंबर पर है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, खुशी के मामले में। खुशी के मामले में सबसे नंबर 1 पर है फिनलैंड नाम का कंट्री। फिनलैंड है, आइसलैंड है, यहाँ तो पुलिस ही नहीं होती है। आप लोगों ने सुना होगा आइसलैंड जैसी कंट्री में पुलिस ही नहीं है, क्योंकि भाई पुलिस कब होगी, जब वहाँ पर कोई रूल तोड़ेंगे, वहाँ पर कोई क्राइम होगा। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज में क्राइम ही नहीं है, रूल ही नहीं तोड़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो जिस कारण से वहाँ के लोग भी खुश, सरकार भी खुश, सब कुछ खुशनुमा है। ठीक है, तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, और उसके बाद है आइसलैंड, उसके बाद है डेनमार्क। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। लेकिन इंडिया को तो जरूर याद रखना है। इंडिया कौन से प्लेस पर पड़ता है, 116वें प्लेस पर पड़ता है। हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें इंडिया 116वें नंबर पर है, पहले पर फिनलैंड, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क है। ठीक है, और वो कहते हैं पिछले 9 सालों से कॉन्टिन्यूसली फिनलैंड ही अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए है। टॉप पोजीशन पर हमेशा फिनलैंड ही रहता है, किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पता चल गया फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क टॉप पर हैं। और हैप्पीनेस की बात चल रही है, तो ये जो रिपोर्ट आती है ना, वो आती है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वाले दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वाले दिन 20 मार्च को इस बार ये रिपोर्ट आई, और 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। कौन सा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस।
ठीक है, तो ये पता चल गया 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है। और सबसे रोता हुआ देश कौन है? तंजानिया, फिर इजिप्ट, फिर कोंगो, फिर लेबनान। ये सबसे अनहैप्पी कंट्री हैं, सबसे लोअर कंट्री हैं जहां पर लोग रो रहे हैं। तंजानिया, इजिप्ट, कोंगो, लेबनान। ठीक है, तो पता चल गया सबसे हैप्पी फिनलैंड, सबसे अनहैप्पी तंजानिया है। ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पर है? 116 प्लेस पर है। क्लियर? हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। क्लियर? और ये रिपोर्ट को निकालता कौन है? ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। क्लियर? सारे न्यूज क्लियर है? एक एक कर कर आराम आराम से बता रहा हूं, डोंट वरी, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलो अगला न्यूज आता है हमारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद द आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर अभी हाल ही में साथी ऐप बनाई है। कौन सी ऐप? साथी। ओ साथी, ठीक है, साथी ऐप बनाई है। साथी ऐप किसने बनाई है अभी हाल ही में? आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। किसने? आईआईटी कानपुर। ये दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेशन किया आईआईटी कानपुर के साथ और बनाई कौन सी ऐप? साथी ऐप। किस लिए? ताकि बच्चे फ्री में लर्निंग सीख सकें। जेई की, नीट की, सीयूईटी की फ्री में तैयारी साथी ऐप के साथ। कौन सी ऐप है? साथी ऐप। कौन सी ऐप है? साथी ऐप के साथ। कोई भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की तैयारी है तो यहाँ पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप लोग इस साथी ऐप के साथ ले सकते हैं। साथी की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, याद हो गया? साथी। साथी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, साथी ऐप, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। बात किसकी चल रही है सर? आईआईटी की। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने भी, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप जो ई प्लान कंपनी है, ई प्लेन नाम की कंपनी, इन्होंने अनाउंस किया था नेविडिया के साथ अभी कोलैबोरेशन करके इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बना रहे हैं ये। ठीक है, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जिसका नाम है E200X। ठीक है, तो नेविडिया और आईआईटी मद्रास। और सर आईआईटी मद्रास की बात चल रही है, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन वुड एस्टेब्लिश, ये करेंगे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर। कहाँ पर? दुबई के अंदर। आईआईटी मद्रास एस्टेब्लिश करेगा एआई इनोवेशन सेंटर दुबई में। आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप की है फिनलैंड की कंपनी के साथ, फिनलैंड मेटेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ वायु के लिए। ठीक है, मौसम विज्ञान के लिए मैंने आपको बताया था, मौसम विज्ञान के लिए अभी फिनलैंड के साथ आईआईटी मद्रास ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये आईआईटी मद्रास के बारे में आपको पता चला है। ये है आईआईटी कानपुर के बारे में। साथी ऐप लॉन्च की है आईआईटी मद्रास, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ला रहा है। आईआईटी मद्रास ने एआई इनोवेशन सेंटर दुबई में एस्टेब्लिश किया है। फिनलैंड मेटेरोलॉजिकल मौसम विभाग वालों के साथ मिलकर वायु नाम का प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने। तो ये सारे पता चल गए। ये न्यूज़ किसके बारे में थे सर? आईआईटी के बारे में थे। ठीक है, आईआईटी के बारे में। आगे बात कर लेते हैं। अगला न्यूज़, यूनियन कैबिनेट हमारी जो है, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया भव्य योजना। क्या नाम है? भव्य की फुल फॉर्म भारत औद्योगिक विकास योजना। हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए, हमारे देश में जो बजट के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसको बढ़ावा देने के लिए भव्य योजना जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो भव्य योजना अभी हाल ही में शुरू की है। भव्य की फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना 33,660 करोड़ की लागत से अभी इस योजना को शुरू किया गया है। क्या नाम है? भव्य। तो नाम याद रखना है, भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, चलो अगला न्यूज आता है। पेप्सिको इंडिया ने अभी हाल ही में अनाउंस किया ईवी ग्रीन कॉरिडोर। ये क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला कॉरिडोर। मतलब यहाँ पर सामान भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज होंगे।
पेप्सिको ने लॉन्च किया ईवी ग्रीन कॉरिडोर कोसी पटौदी से, कोसी यूपी पटौदी हरियाणा, ये वाले रूट पर अभी हाल ही में इन्होंने ग्रीन लॉजिस्टिक की व्यवस्था कर दी है कि सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के थ्रू जाए इस कॉरिडोर में। और ये लॉन्च किया है किसने? पेप्सिको इंडिया ने। पेप्सिको इंडिया ने लॉन्च किया ईवी ग्रीन कॉरिडोर। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने भी तो योजना बनाई थी। कौन सी योजना थी? फेम पॉलिसी। कौन सी योजना सर? फेम पॉलिसी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फेम पॉलिसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और अभी पेप्सिको ने क्या लॉन्च किया है? ईवी ग्रीन कॉरिडोर कोसी टू पटौदी। ओके, चलो तो बात किसकी चल रही है? हरियाणा की। हरियाणा के बारे में मैंने आपको बताया था सूरजकुंड मेला 2026 लगाया गया, जिसका 39th एडिशन था, फरीदाबाद में लगता है, जिसके अंदर थीम स्टेट रही यूपी और मेघालय और पार्टनर कंट्री रही इजिप्ट। पार्टनर कंट्री रही इजिप्ट। ठीक है, कौन सा मेला? सूरजकुंड मेला। साथ साथ गीता जयंती भी लगाया जाता है। गीता जयंती कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर दिसंबर 2025 में लगा। मध्य प्रदेश जिसका थीम स्टेट रहा था और इंग्लैंड जिसका पार्टनर कंट्री रहा था गीता जयंती का, ये कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हाल ही में मेट्रोपोलिस बाय द रिलायंस मेट सिटी हरियाणा इंडिया का पहला प्रोजेक्ट टू रिसीव द लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है। लीड से अभी हाल ही में इस मेट्रोपोलिस जो रिलायंस मेट सिटी का है, इसको अभी हाल ही में लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है। लीड क्या है? लीडरशिप फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो इसको मतलब इन्होंने ऐसा वो बना रखा है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो एनर्जी सेव करता है, एनवायरमेंटल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया बना हुआ है, जिस कारण से इसको लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है रिलायंस मेट सिटी को। ओके, तो ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। तो ये सारी बातें हरियाणा के बारे में थी, याद रखिएगा। आगे अगला न्यूज आता है, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना किसका? कोकोनट का। ओके, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का 30% के अप्रॉक्स कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा इंडिया। तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है किसका? कोकोनट का। तो कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया ने टॉप किया है, पहला पॉइंट, बात खत्म। और कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आया एनपीसीआई। एनपीसीआई पता है क्या? ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनपीसीआई ने ना इंडिया में जितना भी ऑनलाइन काम है, चाहे वो फास्टैग बनाना हो, भीम ऐप बनानी हो, यूपीआई बनाना हो, सारा ऑनलाइन काम ये करता है एनपीसीआई जो कंपनी है। आरबीआई और बैंकों ने मिलकर इसको बना रखा है एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, एनपीसीआई की जो वो भीम सर्विसेज है ना, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है सर? भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या फुल फॉर्म है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। बीएच है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिन्होंने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, भीम जो एनपीसीआई भीम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो ये आप लोगों को पता है। एनपीसीआई बताया 2016 में बना था मुंबई के अंदर। अजय कुमार चौधरी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, दिलीप असबे इसके एमडी हैं। इंडिया में कोई भी भीम ऐप हो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो, डिजिटल रुपीज़ हो, क्लियरिंग हाउस हो, नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कुछ ऐसा। ठीक है, ये सारा रुपे कार्ड हो, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो, भाई सारा ऑनलाइन वाला सिस्टम, ये सब किसने बना रखा है? ये बना रखा है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो उन्होंने अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया भीम का, किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। आरबीआई हैज won the initiative of the year award from the central banking for rolling out the .bank.in domain शुरू करा इसने, जिस कारण से उस वजह से आरबीआई के साइबर फ्रॉड रोकने में, डिजिटलाइज सिस्टम करने में आरबीआई को अभी हाल ही में यूके के अंदर लंदन में
लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कि सबसे बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए हैं, जिस कारण से हमारे देश के आरबीआई को, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है ना, उनकी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी सारे देशों के सेंट्रल बैंकों की। उस अवार्ड सेरेमनी में हमारे देश के आरबीआई को, हमारे देश के सेंट्रल बैंक को अवार्ड मिला है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। ऐसे ही नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक को मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और नामीबिया के सेंट्रल बैंक को मिला है एआई इनिशिएटिव अवार्ड। एआई इनिशिएटिव अवार्ड नामीबिया के सेंट्रल बैंक को मिला है, नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और इंडिया के सेंट्रल बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कहां पर मिला है? यूके के अंदर, लंदन में। ठीक है, तो ये जो अवार्ड सेरेमनी थी सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की, तो वहां पर ये अवार्ड्स बांटे गए। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक सर आरबीआई सभी को पता है सर 1935 में बना था, 34 में एक्ट पास हुआ था। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। नेशनलाइजेशन जो हुआ था सर इसका, ये हुआ था 1949 में। आज की डेट में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ पर। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है सर? आपने पढ़ाए तो थे, हम भूल गए। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ये तो था सर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद था पद्म श्री। याद आ रहा है कुछ? विभूषण, भूषण, श्री, ये तो थे सिविलियन अवार्ड। फिर आपने पढ़ाए थे सर गैलेंट्री अवार्ड, जो वीरों को दिए जाते हैं। ये दो टाइप से थे, वॉर टाइम और पीस टाइम। वॉर टाइम में सबसे बड़ा महावीर, फिर परमवीर। पहले परमवीर, महावीर और वीर, और इसमें क्या था? अशोक, कीर्ति और शौर्य। याद आ रहा है? गैलेंट्री अवार्ड्स में पढ़ा रखा है पुरानी क्लास में बहुत ही आराम से, तभी कह रहा हूँ पुरानी वाली जरूर देख कर आनी है। ठीक है, ये है गैलेंट्री अवार्ड, ये है सिविलियन अवार्ड। अब किसकी बात चल रही है? इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, साहित्य के जगत का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसका नाम क्या है? ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या नाम है? ज्ञानपीठ अवार्ड, जो अभी हाल ही में किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। ज्ञानपीठ अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है? तमिल पोएट, जिनका नाम क्या है? आर वायरामुथु। ठीक है, आर वायरामुथु। आर वायरामुथु को अभी हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। 11 लाख रुपए का प्राइज, ब्रॉन्ज का एक अलग से साइटेशन, और ये चीजें इनको मिली हैं। किसको? वायरामुथु जी को। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ज्ञानपीठ अवार्ड। तमिल पोएट है जिनका नाम क्या? आर वायरामुथु। ठीक है, चलो तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में सर, ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पुराना और इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लिटरेचर जगत में दिया जाता है। 1961 में ये बनाया गया था। ठीक है, इंडियन राइटर्स के लिए ये बनाया गया था। जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं, और उसके साथ साथ इंग्लिश, इन भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, जो 22 भाषाएं हैं ना उसमें, और एक इंग्लिश, 23 भाषाओं में दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ज्ञानपीठ अवार्ड। मुट्ठू जी याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं, हमारा एक और साहित्य का इंपॉर्टेंट अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। ये तो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, और 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। और अभी बहुत सारे लोगों को दिया गया है 1 लाख का कैश प्राइज। इसके अंदर मिलता है, सम्मान मिलता है 8 बुक्स, 4 नोवेल, 6 बुक्स, 6 शॉर्ट स्टोरीज, 2 एस्से, 1 इंडियन ठीक है क्रिटिसिज्म, और 1 ऑटोबायोग्राफी, 2 मेमोइर्स को मिला है अभी हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इनका नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, चलो तो ये भी पता चल गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान के अंदर दी गई हैं 22 भाषाएं वो, और एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, इंग्लिश और एक राजस्थानी। तो टोटल कितनी भाषाएं होंगी? 24 में दिया जाता है। ठीक है, कौन सा है? साहित्य अकादमी। सबसे बड़ा कौन सा था? ज्ञानपीठ अवार्ड। सबसे बड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड था। आगे बात करते हैं ऑस्कर। ऑस्कर की बात चल रही है, तो ऑस्कर तो इंपॉर्टेंट बन ही जाएंगे। एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है, जिसका 98th एडिशन था।
98th एडिशन था, ऑर्गेनाइज किया गया अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा, जो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर हुआ है। लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर कौन से अवार्ड दिए गए? ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की कोई मूवी आई ऑस्कर में? वो कह रहा है एक फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसको पॉल थॉमस एंडरसन ने डायरेक्ट किया था, डोमिनेटिंग द अकेडमी अवार्ड, जो अकेडमी अवार्ड में डोमिनेट रही, सिक्योरिंग द 6 अवार्ड्स इसने जीते हैं। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म एडिटिंग एंड बेस्ट कास्टिंग, ये सारे अवार्ड एक ही मूवी को गए हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट मूवी है? वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इंडिया की कोई मूवी की बात करें तो वो कहते हैं एक आयरिश एक्टर जेसी बकले टुक होम द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस अपनी मूवी हेमलेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला है किसको? जेसी बुकले को। बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? ये मिला है माइकल बी जॉर्डन को। तो बेस्ट एक्टर पता चल गए, बेस्ट एक्ट्रेस पता चल गई। ठीक है, बेस्ट एक्टर पता चल गए, बेस्ट एक्ट्रेस आपको पता चल गई है। ठीक है, इंडिया की इसके अंदर कोई भी मूवी नहीं है, कोई भी मूवी ने इंडिया में नाम नहीं कमाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कौन से अवार्ड्स है? एकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड में सबसे मानी तानी मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ? लॉस एंजल्स यूएसए में। आगे बात कर लेते हैं सूर्य मिड्ढा, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 साल की उम्र में एआई एंटरप्रेन्योर एंड को फाउंडर ऑफ मिरकॉर, और मिरकॉर मैच द रिकॉर्ड, मार्क जगरबर्ग का रिकॉर्ड इन्होंने मैच कर दिया यंगेस्ट बिलियनियर मार्क जगरबर्ग का रिकॉर्ड मैच किया है। इतनी नेटवर्थ है $2.2 बिलियन सिर्फ 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में मार्क जगरबर्ग के रिकॉर्ड को मैच कर लिया है किसने? सूर्य मिडा, जो एआई एंटरप्रेन्योर है, को फाउंडर हैं किसके? मिरकॉर के को फाउंडर हैं। ठीक है, तो मिरकॉर के को फाउंडर हैं जिनका नाम सूर्य मिड्ढा है। क्या नाम है? सूर्य मिडा। मार्क जगरबर्ग का रिकॉर्ड इन्होंने मैच कर लिया है। मिडा एंड हिज को फाउंडर आर द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर इवन ever be debut in the exclusive world billionaire list, besting Mark Zuckerberg, who debuted at the age of 23 near 2 decades ago. Age 22 Midha, who has net worth of $2.2 billion US। ठीक है, जो रिकॉर्ड 23 साल की उम्र में मार्क जगरबर्ग ने बनाया था, इन्होंने 22 साल की उम्र में बना दिया सूर्य मिडा ने। क्या नाम है? सूर्य मिडा। आगे बात करते हैं, थाईलैंड की बात चल रही है। थाईलैंड की नई पार्लियामेंट, थाईलैंड्स न्यू पार्लियामेंट इलेक्टेड द, ठीक है, अनुटिन को नया क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर। अन्नू बने हैं वैसे तो, अन्नू बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अन्नू थाईलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं विक्रम जो करंटली हाई कमिश्नर हैं कहाँ पर? यूके के अंदर जो हमारे क्या हैं? हाई कमिश्नर हैं। इनको अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर समझते हैं ना, एम्बेसी में होते हैं जो इंडिया के वह एम्बेसडर बाहर रहते हैं। वो आप लोगों ने मूवी देखी होगी पीके, वहाँ पर वो रहता था ना पाकिस्तान एम्बेसी वाला। ठीक है, तो विक्रम अभी हाल ही में विक्रम क्या बने हैं? जो पहले कहाँ पर थे? यूके के अंदर, और अब वो कहाँ गए हैं? एम्बेसडर बन के चाइना में। क्या नाम है? विक्रम दोराईस्वामी। ठीक है, चाइना में। आगे बात कर लेते हैं मयंक चक्रवर्ती बिकम द इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, अभी लेटेस्ट 94th ग्रैंड मास्टर, इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर, और फर्स्ट एवर टू हेल फ्रॉम द
country's northeast region. He secured his final nom during the होटल स्टॉकहोम नॉर्थ बाय द फर्स्ट होटल यंग टैलेंट टूर्नामेंट इन स्वीडन। तो आपको याद रखना है मयंक चौधरी बिकम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर। बात खत्म, ठीक है। इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर पता है ना सर? ग्रैंड मास्टर चेस में, ग्रैंड स्लैम टेनिस में, ग्रैंड स्लैम में कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, पता है ना 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और यूएस ओपन, है ना, याद होगा वो आपको, ठीक है। वो तो होते हैं ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड मास्टर चेस में, और ग्रैंड प्री वो गाड़ियों की, मर्सिडीज की, फरारी की फार्मूला 1 रेस होती है, ठीक है, याद आ रहा होगा। ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, मयंक चक्रवर्ती, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इटली के जिनका नाम क्या है? एंडीरिया किमी एंटोनेली। अभी हाल ही में इन्होंने क्या जीती है? चाइनीज ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस, ग्रैंड प्री। तो इसका मतलब सर गाड़ियों की फार्मूला 1 रेस अभी हाल ही में चाइनीज ग्रैंड प्री जो फार्मूला 1 रेस है शंघाई के अंदर हुई है, जो किसने जीती है? एंडिया, ठीक है, एंडिया कीमी ने जीती है, एंड्रिया कीमी ने जीती है, ठीक है, ग्रैंड प्री गाड़ियों वाले। आगे बात करते हैं, इंडिया कंक्लूडेड द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री हुए नई दिल्ली में। पैरा एथलीट समझ गए ना, दिव्यांगों के ग्रैंड प्री हुए, और जिसके अंदर अभी हाल ही में 208 मेडल की बात चल रही है, इंडिया ने अपने नाम किए हैं। कहाँ पर हुए? वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री नई दिल्ली के अंदर। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर। पहले पर कौन रहा? इंडिया रहा, और दूसरे पर कौन रहा? रशिया। तो याद रख लीजिएगा, पैरा एथलीट वाला जो ग्रैंड प्री हुआ उसमें पहले पर इंडिया, दूसरे पर रशिया, पहले पर इंडिया, दूसरे पर रशिया, पहले दूसरे याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में फीफा तो पता है ना, फुटबॉल वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है सर? 26 में कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में होना है। फीफा ने अभी हाल ही में किसके साथ हाथ मिलाया? यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप की है। वो अपना सारा व्यूइंग फॉर्मेट, उसके लिए इस सारा का सारा वो लाइव जाए, उसके लिए यूट्यूब के साथ एग्रीमेंट की है फीफा ने। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलो, फीफा के हेड वो थे ना जियानी इन्फेंटिनो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, शायद चेंज ना हुए हों, शायद चेंज हुए थे, एक बार फिर भी चेक कर लेना, फीफा के हेड, ठीक है। तो फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मेक्सिको, यूएसए के अंदर होना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यही है, ज्ञानी इन्फेंटिनो ही है, ठीक है, चेक हो गया, मैंने स्लाइड डाल रखी है, जियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। और फीफा की बात चल रही है, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, ओके। आगे बात करते हैं, लियोनेल मेसी ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, बिकमिंग द ओनली द सेकंड मैन फुटबॉलर जिन्होंने 900 गोल पूरे किए हैं ऑफिशियल मैचेस में। पहले थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरे किए थे, और दूसरे कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। 900 गोल पूरे करने वाले ऑफिशियल मैचेस में, 900 गोल पूरे करने वाले दूसरे प्लेयर बने हैं, दूसरे फुटबॉलर बने हैं, क्या नाम है? लियोनेल मेसी। और पहले कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, और दूसरे कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं, ठीक है, नाम याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे की। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है सर? 16 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल, ओके, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। तो ये कौन सा डे है? नेशनल वैक्सीनेशन डे। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। साथ साथ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, कौन सा है? रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम डोंट थिंक वेस्ट थिंक अपॉर्चुनिटी। और अगला आता है वर्ल्ड वाटर डे। कौन सा डे? वाटर डे। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। इसकी तो एक ट्रिक है याद करने की, देखो पानी में, पानी कह रहा हूँ, हमारी धरती में सबसे नीचे क्या है? पानी। सबसे नीचे क्या है? पानी। पानी के ऊपर क्या है? धरती।
ठीक है। धरती के ऊपर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो पानी वाला वाटर है, सबसे नीचे पानी है, पानी के ऊपर क्या, अर्थ, पानी के ऊपर अर्थ, और अर्थ के ऊपर क्या है, सारे फूल पौधे पत्ते, है ना, फूल पौधे पत्ते, बायोडाइवर्सिटी। ये वाटर वाला तो होता है 22 मार्च को, ये होता है 22 अप्रैल को, ये होता है 22 मई को। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। ये तीनों इसलिए मैंने साथ साथ डाल दिए हैं। था तो 22 मार्च ही सिर्फ इसमें, लेकिन मैंने साथ साथ ट्रिक बना रखी थी तो मैंने आपको बताने के लिए डाल दिए हैं वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे। वाटर डे 22 मार्च और 22 अप्रैल को हमारा अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये सारे हमारे न्यूज़ थे जो थे कौन से, ये थे सर मार्च के वीक 3 के, जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये मार्च के वीक 3 से मिली है। अगली क्लास में बात करेंगे मार्च के वीक 4 के साथ। पीपीटी जरूर एक बार इसकी डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ओके, ताकि आप लोगों को प्रीवियस वाला रिवाइज हो जाए और आप लोग अच्छे तरीके से नई चीज़ों को और कवर कर पाए। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए न्यूज़ के साथ, मार्च के वीक 4 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।